हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बार फिर से CUET PG 2023 और IIT JAM 2024 के लिए एक और सब्जेक्ट लेकर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैकेनिक्स हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैकेनिक्स का ये है पहला लेक्चर। और एज आई सेड कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स से, तो हमारा जो पहला लेक्चर होने वाला है वो रोटेशनल डायनामिक्स का होने वाला है। ये जो लेक्चर्स होंगे ये दोनों के लिए यूजफुल होंगे, चाहे वो बच्चा CUET PG की प्रिपरेशन कर रहा है और चाहे वो बच्चा IIT JAM 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, दोनों के लिए यूजफुल होंगे। इस वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, किस तरह के उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करें, उसके लिए आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। जरूरी इंफॉर्मेशन क्या है, उसके पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। चलिए लेट्स सी अ वीडियो। हाँ जी, तो वीडियो देखकर आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो टीजर है, ये कैसा लगा। जी हाँ, तो आपने जो ये वीडियो देखा, ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो था अनअकैडमी का। एज यू नो, अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जिसके ऊपर हर कैटेगरी के अंदर आपको कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। तो CUET PG कैटेगरी में भी अनअकैडमी ने अपना जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर भी, और जो अपनी ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उस पे भी उन्होंने जो CUET PG कोर्स है उसके लिए कैटेगरी लॉन्च कर दी है। और जल्द ही आपको अनअकैडमी की जो ऐप है वहां पर CUET PG कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल जो है वो अनअकैडमी का लॉन्च हो चुका है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे आप फॉलो कर जिसे आप सब्सक्राइब कर अनअकैडमी के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कपिल गोयल, जो आपको अभी तक CUET PG निंजा प्रेप फिजिक्स के ऊपर पढ़ा रहा हूं, आगे से यानी कि जल्दी ही मैं आपको अनअकैडमी के जो YouTube चैनल है और अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है वहां पर भी दिखाई दूंगा। ये जो कोर्सेज हैं जो यहां पर चल रहे हैं वो एज इट इज चलेंगे ही चलेंगे। इसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि क्रैश कोर्स, जैसे कि प्रैक्टिस सेशन कोर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन कोर्स, टेस्ट सीरीज जिसकी हम रेगुलरली बात करते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगी। वो सब आपको मिलेंगी कहां पर? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट सीरीज वाला मेरे को खासकर उसके लिए मेरे को लगता है, क्योंकि मैंने आपको टेस्ट सीरीज यहां पर स्टार्ट भी की हुई है, हालांकि मैं आपको क्वेश्चंस भेजता भी हूं, परंतु मुझे उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं उतना आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाता टेस्ट सीरीज में, जितना कि एक आपको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए पेपर के दौरान। तो इसलिए मैंने यानी कि कपिल गोयल ने अनअकैडमी जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ हैंडशेक किया है CUET PG प्लेटफॉर्म के लिए, CUET PG प्रोग्राम के लिए। तो जो भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, CUET PG फिजिक्स के लिए मुझे देखते हैं, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मेरे चैनल को जो प्यार देते हैं, मेरे चैनल को जितना देखते हैं, उसी तरह से आप अनअकैडमी का जो CUET PG चैनल है उसे भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए, उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच पाए। होपफुली आपको ये जो मेरा मैसेज है बहुत अच्छे से कन्वे हो गया होगा, और मेरी बात जिस तरह से आप हर बार मानते हैं, इस बार भी उतनी ही अच्छी तरह से मानेंगे। और जो ये अनअकैडमी का CUET PG चैनल है, इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसा कि मैंने कहा, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को हम पढ़ें उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कई बार इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ मास और कई बार बोला जाता है इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कई जगह इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ मास और कई जगह इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। देखो, मैं दोनों ही चीजों की अगर बात करूं, चाहे वो सेंटर ऑफ मास हो और चाहे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, हम अभी तक ये पढ़ते हुए आए हैं, हमने ये अभी तक सुना है कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर किसी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, मास ना कह लो वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, वेट ना कह लो वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास। ये अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूं, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके या वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या जरूरी है कि हर बॉडी के अंदर मास होगा? मेरा ये सवाल है कि एक रेक्टेंगल है, तो क्या रेक्टेंगल के अंदर मास होगा? क्या रेक्टेंगल के अंदर वेट होगा? क्या होगा? नहीं होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बॉडी के अंदर मास हो। मास या वेट केवल उन्हीं बॉडीज के अंदर होगा जो 3 डायमेंशनल होगी। जो बॉडी 2 डायमेंशनल होगी उसके अंदर मास थोड़ी होगा, उसके अंदर क्या होगा, एरिया होगा, है ना। तो उसके अंदर क्या होगा, एरिया। तो जो अभी तक हम पढ़ते आते हैं या अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, हमने ये पढ़ा है कि वो पॉइंट जिसके ऊपर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके या वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। वो ठीक है, वो कब तक ठीक है, जब हम 3 डायमेंशन फिगर की बात कर रहे हैं। परंतु जैसे ही हम 2 डायमेंशन फिगर की बात करते हैं तो वो जो मास है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एरिया के अंदर। तो अगर मैं 2 डायमेंशन बॉडी की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, 2 डायमेंशन बॉडी की बात कर लूं, तो उस 2 डायमेंशन बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास है उसकी डेफिनेशन हो जाती है चेंज, और वो क्या बन जाता है, वो पॉइंट जिसके ऊपर पूरी बॉडी का एरिया कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके। वो पॉइंट जिसके ऊपर पूरी बॉडी का एरिया कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा बहुत अलग टर्म यूज कर लेते हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम स्पेसिफाई कर देते हैं मास के लिए, है ना, कि हाँ साहब मास आया तो इसको आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एरिया आया तो आप इसको बोल दोगे सेंट्रॉइड। परंतु यदि आप सेंट्रॉइड को सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास को सेंट्रॉइड बोल देते हो तो कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, आप बोल सकते हो। बस थोड़ा सा दोनों को डिस्टिंग्विश कर दिया, दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया कि मास है तो सेंटर ऑफ मास बोल लो, एरिया है तो सेंट्रॉइड बोल लो। ठीक है, बात समझ गए। मैंने बोला कि वो पॉइंट जिसके ऊपर पूरी बॉडी का मास या वेट कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पॉइंट about which mass or weight of the body can be concentrated is known as center of mass और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिमिलरली अगर मैं सेंट्रॉइड की डेफिनेशन दूं तो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होगी, वो पॉइंट जिसके अबाउट पूरी बॉडी का एरिया कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके, पॉइंट अबाउट विच एरिया ऑफ अ बॉडी can be concentrated is known as
इज नोन एज सेंट्रॉइड, इज नोन एज सेंट्रॉइड। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर तुम सेंट्रॉइड को सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंट्रॉइड बोल दोगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, कोई पाप नहीं हो जाएगा। बस दोनों को डिफरेंशिएट करने का तरीका हो गया। 3 डायमेंशन के केस में सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी चला गया, मास आ गया, वेट आ गया। सेंट्रॉइड के केस में वो क्या हो गया, सेंट्रॉइड के केस में वो हो गया एरिया की बात हो गई। ठीक है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी, ये पूछी जा सकती है आपके से एग्जाम के अंदर। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि वो पॉइंट जिसके अबाउट पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। कई लोग सोच रहे होंगे इतना बच्चा सवाल कोई पूछेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो उस एग्ज़ाम के अंदर आपको 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं। तो 100 क्वेश्चन में से मोस्टली क्वेश्चन आपको 1 लाइनर देखने को मिलेंगे, जो कि डिपेंड करेंगे कि आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, उनके ऊपर आपकी पकड़ कैसी है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है, एक पॉइंट है। क्या है, एक पॉइंट है। और हम ये जानते हैं, मैथमेटिक्स में हमने इतना पढ़ा है कि कोई अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोई अगर एक पॉइंट है तो उसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया जो आपको ये दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां पर ये एक्स एक्सिस है और यहां पर ये वाई एक्सिस है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर 2 पॉइंट लिए मैंने। एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट पर जो मास है वो है m, और एक पॉइंट ले लिया बी, इस बी पॉइंट पर जो मास है वो भी है m। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो सकता है ये अलग अलग होते। हो सकता है कि ए पर जो मास होता वो m1 होता, बी पर जो मास होता वो m2 होता। ये भी पूरी पॉसिबिलिटी थी या है। ठीक है, ये है ओरिजिन। यहां क्या है, ओरिजिन। इस ओरिजिन से इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है x1। इस ओरिजिन से इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x1 है, और इस ओरिजिन से जो इस बी पॉइंट की डिस्टेंस है वो है x2। इतनी बात समझ में आ गई। इस ओरिजिन से इस ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है x1, और इस ओरिजिन से जो इस बी पॉइंट की डिस्टेंस है वो है x2, और ए और बी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। ठीक है, ए और बी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। मेरे हिसाब से ये दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक बार यहां बता देता हूं इसको, नेक्स्ट पेज पे आपको। ये मैंने माना हुआ है, ये कंसिडर किया हुआ है मैंने, ये ऐसे कंसिडर किया हुआ है ये। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर 2 पॉइंट लिए हुए हैं, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। इस पॉइंट की डिस्टेंस है यहां से x1, ये ओरिजिन है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है यहां से x2, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है d। तो ये जितनी भी थ्योरी लिखी हुई है यहां पर, इसके अंदर यही लिखा हुआ है ना, इस थ्योरी के अंदर यही लिखा हुआ है। फिर हमने कंसीडर करा कि ये जो 2 मास का सिस्टम है, लेट सपोज इसका जो मास है वो m1 है या m है, और इसका जो मास है वो m2 है ना। फिर हमने ये कंसीडर किया कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है पूरे सिस्टम का, इस पूरे सेंटर ऑफ मास सिस्टम का यहां है, जिसको हमने c से लिख दिया। तो a से c तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर कर लिया d1, और जो b से c तक की डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर कर लिया d2। B से जो C तक की डिस्टेंस है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, D2, है ना। तो एक बार मैं वापस से बता दूं, मैंने क्या किया है, हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है जिसके अंदर 2 मास का हमने सिस्टम लिया है। एक मास है A और एक मास है B पर। A पर जो मास है वो है m1 और B पर जो मास है वो है m2। A B के बीच की जो डिस्टेंस है वो है D। A की ओरिजिन से डिस्टेंस है x1, B की ओरिजिन से डिस्टेंस है x2, और A की C से डिस्टेंस है d1, यहां पर लिखा हुआ है। B की C से डिस्टेंस है कितनी, d2। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, किस सिस्टम को, ये वाला जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, इसको यदि हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, इक्विलिब्रियम मतलब साम्य अवस्था के अंदर रखना है, तो इस C पॉइंट के अबाउट, C पॉइंट कौन सा है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट। तो इस C पॉइंट के अबाउट यदि हम पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स का क्या ले, मोमेंट ले, इस C पॉइंट के अबाउट यदि हम दोनों पार्टिकल्स का क्या ले, मोमेंट ले, तो वो जो है दोनों साइड क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं
फॉर इक्विलिब्रियम moment of forces about center of mass about C should be equal, या ऐसा बोल लो कुल मोमेंट कितना होना चाहिए, 0। अब मोमेंट के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए और क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो यहां पर वेट लग रहा है, यहां पर मास है m, तो इसका वेट चला जाएगा नीचे ऐसे mg, और इसका वेट भी चला जाएगा ऐसे नीचे mg। मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो ये m1g और ये m2g। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस कितनी थी, d1, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी थी, d2। तो मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो m1g के लिए जो मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, m1g इंटू d1। हम मोमेंट जो ले रहे हैं वो किसके अबाउट ले रहे हैं, C पॉइंट के अबाउट। ये बराबर होने चाहिए किसके, ये बराबर होनी चाहिए m2g इंटू d के। किसके बराबर होनी चाहिए, m2g इंटू d2 के, m2g इंटू d2 के। देखो यहां लिखा हुआ है m1 इंटू AC और m2 इंटू BC, यानी कि m1g इंटू d1, जो यहां लिखा हुआ है m1g इंटू d1 इक्वल्स टू m2g इंटू d2। ये g से g कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, m1d इक्वल्स टू m2d। ठीक है, पर अब यहां पर देखो, यहां देखो ये d1 जो है ये किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस C पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोला xcm। तो d1 जो है वो किसके बराबर हो गया, ये पूरी डिस्टेंस में से माइनस हो जाएगी ये डिस्टेंस, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा xcm माइनस x1। कितना बच जाएगा, xcm माइनस x1। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 माइनस xcm। ये कैसे हो जाएगा भाई, यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है x2। इसमें से माइनस कर देंगे किसको, यहां तक के डिस्टेंस को, ये सेंटर ऑफ मास तक के डिस्टेंस। तो सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस है कितनी, xcm। तो d2 कितना हो जाएगा, d2 हो जाएगा x2 माइनस xcm। इस इक्वेशन के अंदर यहां पर हम वैल्यू डालेंगे किसकी, d1 की और d2 की। किसकी वैल्यू डाल देंगे, d1 की और d2 की। तो d1 और d2 की हम वैल्यू डालेंगे, तो यहां से जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन के आएगा, हम जब यहां पर d1 d2 की वैल्यू डाल देंगे, d2 की वैल्यू क्या डालोगे, d2 की वैल्यू डालोगे x2 माइनस xcm। तो जब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो बन के आएगा xcm इक्वल्स टू x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या फॉर्मूला बन के आएगा, xcm इक्वल्स टू x1 m1 प्लस x2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया। अब इस फॉर्मूला का जो मीनिंग है वो क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है। देखो अब इसको हम समझते हैं। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब ये फॉर्मूला कहना क्या चाह रहा है कि मेरे पास दो मास का सिस्टम था, एक ये था और एक ये था। इसको मैंने बोला m1 और इसको बोला मैंने m2। ठीक है, यहां कोई पॉइंट ले लिया जिसको मैंने बोल दिया था सेंटर ऑफ मास, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसको बोला मैंने d1, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोला मैंने d2। फिर मैंने क्या किया था, मैंने ये कर दिया था m1 d1 को बराबर कर दिया था m2 d2 के, या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि m1 d1 माइनस m2 d2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे को एक चीज देखने को मिल रही है, वो क्या चीज देखने को मिल रही है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट यदि मोमेंट निकाला जाए, जिसके अबाउट यदि मोमेंट निकाला जाए अलग अलग पॉइंट्स के लिए, तो जो नेट मोमेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जो नेट मोमेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यही तो हो रहा है यहाँ पर, बराबर किसके हो गया, 0 के। आपने क्या निकाला, मोमेंट निकाला, और मोमेंट निकाला तो नेट वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहां से मैं ये डेफिनेशन लिख सकता हूं कि अ पॉइंट अबाउट विच मोमेंट, नेट मोमेंट ऑफ
फोर्स और मास मोमेंट इज 0, यानी कि समेशन ऑफ, आपने क्या किया, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ MI/XI किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। एल्जेब्रिक समेशन क्यों लिख रहा हूं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर आपने जब ये फॉर्मूला सॉल्व किया तो आपने फॉर्मूला बनाया XCM इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहां से एक बात ध्यान देने की है, जो बहुत जरूरी है ध्यान देना उस बात का। वो क्या बात है, वो बात ये है कि ये जो x1 डिस्टेंस है या जो ये x2 डिस्टेंस है या इवन जो ये XCM डिस्टेंस है, ये सारी डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है ना। तो जब आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे, अगर ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो तो यहां पर ये जितनी भी आप डिस्टेंस निकालोगे, चाहे वो x1 डिस्टेंस लोगे चाहे वो x2 डिस्टेंस लोगे, उसके लिए आपको एक एक्सिस या कोई एक रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमने वो रेफरेंस चूज किया हुआ है ओरिजिन। तो इसलिए सारी की सारी डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में आ रही है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आ रही है ना, किसके रेस्पेक्ट में आ रही है, ओरिजिन। और अगर आप इस पॉइंट के सापेक्ष कर रहे हो, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हो, तो यहां पर आप सीधा कर सकते हो, क्या डायरेक्ट लगा सकते हो, M1d1 इक्वल्स टू क्या लगा सकते हो, M2d2। और अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस x2। यहां ध्यान देने वाली बात फिर से ये है कि ये जो x1 है, ये जो x2 है, ये जो XCM है, इनकी जो पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में है, कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में है। इनकी जो पोजीशन है वो किसके रेस्पेक्ट में है, कोऑर्डिनेट जो इनकी ओरिजिन वो है उसके रेस्पेक्ट में है ना। यहां देखो वापस, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये सारी की सारी डिस्टेंस लिखी जा रही है, x1 हो चाहे x2 हो चाहे वो XCM हो। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। हालांकि ये फॉर्मूला तुमने पहले भी पढ़े हैं, कोई नई बात नहीं है, फिर भी जो इनमें गड़बड़ हो जाती है, जिन चीज़ों को आप भूल सकते हो या जिन चीज़ों के लिए आप गलती कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने XCM निकाला है, उसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, Y, उसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, Z। तो उसी तरह से हम बाकी के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें केवल 2 पार्टिकल का सिस्टम मिले, हमें बहुत सारे पार्टिकल का सिस्टम भी मिल सकता है। तो मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम के लिए ये जो फॉर्मूला है वो कैसे बन जाएगा, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस MNxn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और कहां तक चला जाएगा, Mn तक चला जाएगा। नीचे वाला जो मास है वो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ टोटल मास, यानी कि Mi, जो क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसी तरह से आप निकाल सकते हो y कोऑर्डिनेट, इसी तरह से निकाल सकते हो आप z कोऑर्डिनेट। 2 पार्टिकल का सिस्टम जो कि ये वाला है, इसमें अगर आपको ये बोल दिया जाए कि M1 बराबर है M2, यदि आपको ये बोल दिया जाए M1 बराबर है M2, तो उस केस में जो फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का वो ये बन जाता है, XCM इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये जितनी भी स्लाइड्स हैं आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये एज ए नोट्स आपके लिए काम करेंगी। जितनी भी स्लाइड्स हैं तो ये आपके लिए ही हैं, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बात करते हैं। फिर ये मैंने कुछ केसेस बनाए हुए हैं। क्या क्या केसेस हैं, पहला केस ये है कि यदि ओरिजिन को उठाकर शिफ्ट कर दिया जाए M1 पर, है ना, यदि ओरिजिन को, एक मिनट रुको, ओरिजिन को उठाकर शिफ्ट कर दिया जाए कहां पर, M1 पर। तो M1 पर जब ओरिजिन को उठा के शिफ्ट कर दोगे तो होगा क्या, उससे होगा क्या, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये जो इक्वेशन है आपकी XCM वाली, इसमें M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, और 2 जो पॉइंट थे A और B, तो A और B के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, D। अब जो ओरिजिन है वो ही खुद उठकर कहां पर आ गया, A पॉइंट के ऊपर आ गया, M1 पर आ गया। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो x2 की अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब ओरिजिन यहीं आ गया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, D। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, D। तो जो XCM का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, M2D अपॉन M1 प्लस M2। ये स्पेशल केसेस हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर केस नंबर 2, इस केस में यदि पहले केस में हमने क्या करा, x1 को 0 करा, यानी कि जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट करा किसके ऊपर, x1 के ऊपर। अब हम जो ओरिजिन है उसको शिफ्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, M2 के ऊपर।
यहां पर ये जो शिफ्ट हो रहा है m1 पर, अब ये शिफ्ट हो रहा है यहां पर, तो यहां पर शिफ्ट होगा तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ओरिजिन यहां पर आ गया, तो अब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस बच गई। तो ओरिजिन के राइट में चलते हैं तो आता है पॉजिटिव d, और लेफ्ट में चलोगे तो क्या आएगा नेगेटिव d। तो इसका मतलब x1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी -d। तो x1 को क्या लिखोगे -d। तो यहां से तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा xcm का, वो क्या बन जाएगा m1d माइनस का अपॉन m1 प्लस m2, m1d माइनस का अपॉन m1 प्लस m2। परंतु क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है वो खुद भी लेफ्ट साइड में आएगा तो वो भी क्या देगा माइनस, तो माइनस देगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा xcm इक्वल्स टू m1d अपॉन m1 प्लस m2। क्या हो जाएगा xcm इक्वल्स टू m1d अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जो भी लोग CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो IIT JAM 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो CUET PG के लिए तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक चल रहा है EMT और ऑसिलेशन और वेव्स हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, EMT अभी लंबा चलेगा। मैकेनिक्स हमने आज स्टार्ट किया है जिसका आज ये पहला लेक्चर चल रहा है सेंटर ऑफ मास का, जिसे अभी आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो CUET PG का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें आपको लिखना है CUET PG फिजिक्स, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस ग्रुप में जो भी इंफॉर्मेशंस पास होती हैं, चाहे वो असाइनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो नोट्स हो, सबसे पहले यहाँ पर अपलोड होती हैं। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे बुक्स मटेरियल अपलोड करते रहते हैं। सेम कहानी IIT JAM 2024 ग्रुप के लिए है। ये ग्रुप मैंने टेलीग्राम पे बना दिया है जिसका लिंक आपको ऊपर शो हो रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वीडियो है सबसे पहले इन दोनों ग्रुप्स के अंदर ही अपलोड होंगे। और उसके अलावा एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं कि अनअकैडमी ने भी अपना जो CUET PG चैनल है YouTube पर भी लॉन्च कर दिया है, और जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उस पर भी उन्होंने CUET PG कैटेगरी बना दी है, जिसके ऊपर बहुत जल्दी कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं। कोर्सेज की अलग अलग कैटेगरी रहेगी, जैसे इसमें क्रैश कोर्स आएंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जिनकी जो इन्फॉर्मेशन है अलग अलग कोर्सेज की वो टाइम टू टाइम आपको अनअकैडमी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, या मेरे थ्रू भी आपको अपडेट मिल जाएंगे। मेरे खुद के वहां पर कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सीरीज के हों, चाहे वो क्रैश कोर्स के कोर्स हों। वो जो कोर्सेज हैं मेरे खुद के, वो भी आपको अनअकैडमी के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो जो भी लोग CUET PG के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं या फिर IIT JAM 2004 के लिए मेरे से साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग भी जो अनअकैडमी का जो चैनल है उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि और भी एजुकेटर्स वहां पर जुड़ने वाले हैं। तो उनके कोर्सेज भी आप देखिए, डेफिनेटली आप लोगों को फायदा ही होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, हमने यहां तक बात कर ली केस 1, केस 2, और अब हम बात करेंगे केस 3। केस 3 क्या है कि यदि ओरिजिन को जो है, देखो पहले केस में ओरिजिन को हमने शिफ्ट किया कहां पर, यहां पर M1 पर। दूसरे केस में हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया कहां पर, यहां पर X2 पर। तो जब हमने M1 पर शिफ्ट किया ओरिजिन को, तो उस केस में हमारा सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो ये हो गया। जब हमने इसको शिफ्ट किया X2 पर, यानी कि यहां पर, तो उस केस में जो फॉर्मूला हो गया, पहले केस में M2D, जब X1 0 हुआ, जब X2 0 हुआ तो M1D। अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया कहां पर, सेंटर ऑफ मास पर। तो जब हमने इसको सेंटर ऑफ मास पर ही शिफ्ट कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास खुद कितना हो गया, 0 हो गया, खुद 0 हो गया। तो उसके एक साइड M1 आ गया और इसके एक साइड M2 आ गया। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, -D1, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, D2। तो ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख दी, दोनों वैल्यूज फॉर्मूला में रख दी, तो हमारे पास फॉर्मूला बना M1D1 इक्वल्स टू M2D2, जो शुरू में बनाया था वही फॉर्मूला बन गया, है ना। तो यहां से दोनों का रेशो आ गया, M2/M1 इक्वल्स टू D1/D2। तो रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पार्टिकल्स, रेशो ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द पार्टिकल इज इक्वल टू द इनवर्स रेशो ऑफ देयर मासेस। दिस इंडिकेट्स दैट सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हैवियर मास।
ये इंडिकेट करता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो किसके पास ज्यादा रहेगा, जिसका मास हैवी रहेगा उसके नजदीक वो ज्यादा रहेगा। तो क्वेश्चंस ये बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पर कि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुल मास मोमेंट कितना होता है, और दोनों मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, ओरिजिन को यदि x1 पर a पर यहां पर शिफ्ट कर दिया तो क्या वैल्यू, 2 पर शिफ्ट कर दिया तो क्या वैल्यू, थर्ड पर शिफ्ट कर दिया यानी कि थर्ड केस बन गया तो क्या वैल्यू, दो मास है, एक भारी है एक हल्का है, यानी कि एक 10 ग्राम का है एक 5 ग्राम का है, तो सेंटर ऑफ मास किसके पास रहेगा या किससे दूर रहेगा, तो यहां से इस रिलेशन से देखने पे पता लग रहा है। फिर उसके बाद अगर हमें पूछा जाए कि डिपेंडेंसी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है किस पर, मासेस ऑफ द पार्टिकल पर। हम केवल मास की बात कर रहे हैं इसलिए मास बोल रहा हूं, अगर एरिया वाला हम कंसिडर करेंगे तो यहां एरिया आ जाएगा। ऑन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स रिलेटिव टू वन अनदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन है पार्टिकल की उनके रेस्पेक्ट में ये डिपेंड करता है। सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता रेफरेंस फ्रेम पर। रेफरेंस फ्रेम मतलब जो हम अलग अलग फ्रेम पढ़ते हैं, गैलीलियन फ्रेम, न्यूटोनियन फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, उनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड ऑन द रेफरेंस फ्रेम यूज्ड टू लोकेट इट। ठीक है, फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि x कोऑर्डिनेट किस तरह से निकाला जाएगा, y कोऑर्डिनेट किस तरह से निकाला जाएगा और z कोऑर्डिनेट किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने बहुत बेसिक सी बात की किसकी, सेंटर ऑफ मास की, और उसके हमने कुछ जो फॉर्मूले हैं वो पढ़े। कल जो ये लेक्चर है उसको मैं थोड़ा सा लंबा लूंगा, आज इतना ही। और कल के लेक्चर में हम पहले तो करेंगे सेंटर ऑफ मास के आगे की बात, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, है ना। तो जो भी लोग वेट कर रहे थे मैकेनिक्स का कि मैकेनिक्स कब से स्टार्ट होगा, तो अब जल्दी से आप लोग देखना चालू कर दीजिए इन वीडियोस को, क्योंकि अब मैकेनिक्स स्टार्ट हो चुका है और जल्दी जल्दी आप देखोगे तो अब तीसरा सब्जेक्ट ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हो गया है ना। और मार्च जाते जाते या अप्रैल के स्टार्टिंग तक ये भी हो जाएगा फिनिश। तो हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जो हमने टाइमलाइन बनाई हुई है, उस टाइमलाइन में कंप्लीट हो जाएंगे। और जाने से पहले एक बार मैं वापस से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये चैनल है अनअकैडमी CUET PG, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं मैकेनिक्स के एक और वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।